बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मेला सज चुका है और कल आज़ाद कश्मीर के वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल कर चुकी हैं और दावेदार हैं कि वो इलेक्शन जीत रही हैं। पीपल्स पार्टी अपने तौर पर दावा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। मुस्लिम लीग नवाज भी दावेदार है। पूरी इलेक्शन कैंपेन चली, इंतखाबी मुहिम में सियासी कायदीन ने जाकर खिताब किया और ये दावे किए कि ये इलेक्शन ये जमातें जीत रही हैं। 32 लाख वोटर 45 हलकों में कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली के अरकान की तादाद 53 है, जिसमें से 10 अजला में से 33 मुकामी नशस्तों पर बराह रास्त इंतखाब होंगे। बाकी मखसूस नशस्तों के इंतखाब के बाद असम्बली में अरकान की तादाद 53 होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो जो कल मार्का जीतेगा, जो लीड रखेगा, वही आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने के साथ साथ मखसूस नशस्तों पर भी अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने में कामयाब हो सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीन बड़ी जमातें मध्य मुकाबल हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी अपने 1-2 हलकों के अंदर मजबूत उम्मीदवार रखती है। बाकी छोटी जमातें भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन असल मुकाबला अगर देखा जाए तो तमाम हलकों में कहीं पीपल्स पार्टी और PTI के माबैन, कहीं PTI और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन है, इसी तरीके से कहीं मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के माबैन है। लेकिन PTI दावेदार है कि वो तमाम हलकों में इस वक्त लीड की पोजीशन में है। दूसरी तरफ इस वक्त एक टेंशन की कैफियत भी है। टेंशन की कैफियत इसलिए पैदा हुई कि सरदार तनवीर इलियास जो बाग से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी चेयरमैन भी हैं आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के, और उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो आज़ाद कश्मीर के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे अगर PTI ये इलेक्शन जीतती है। तो उनके काफिले पर फायरिंग की गई, इल्ज़ाम लगाया गया कि मुस्लिम लीग नवाज ने यह फायरिंग की है और अब भी मुतालबा किया जा रहा है कि अगर उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया गया तो वो घेराव करेंगे, पुलिस के दफातर का घेराव करेंगे और जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमत के जो दफातर हैं उनका भी घेराव करेंगे। साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज ये कहती है कि इस फायरिंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बढ़ती हुई टेंशन की कैफियत है। वोटिंग सुबह जब शुरू होगी तो ये देखा जाएगा कि किस हद तक ये इंतखाबात पुरअमन होते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम सियासी बयानबाजी में तो तलखी लाती रही, लेकिन कहीं कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इलेक्शन डे जो है वो पुरअमन नहीं हो सकता। पूरे आज़ाद कश्मीर में सियासी बयानबाजी के बावजूद, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात के बावजूद कहीं कोई लड़ाई के वाक़यात नहीं देखने में आए। इक्का दुक्का वाक़यात हुए, जिसमें से एक वाक़या सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमले का भी। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि दो बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगरचे सब जमातों ने बड़े बड़े जलसे किए, बड़ी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन इस वक्त जीतने की पोजीशन में कौन सी जमात हो सकती है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब। उनसे पूछेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, और जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि इलेक्शन में धांधली हो सकती है, उसके क्या सबूत उनके पास हैं। उसके साथ साथ सरदार तनवीर इलियास जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और बाग से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बस्ती बाग से, जहाँ उनका मुकाबला मुश्ताक मिनार साहब, एक जो साबिक सीनियर एंकर पर्सन और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वजीर रहे, उनके साथ होगा। वहाँ बड़े टफ मुकाबले की तोक़ु भी की जा रही है। और उसके साथ मौजूद होंगे सरदार तनवीर इलियास साहब से भी। उनसे भी पूछेंगे कि जिन लोगों के हवाले से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की, आखिर वो कौन लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और इलेक्शन डे के मौके पर वो क्या समझते हैं, कितना पुरअमन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होंगे और इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जीत किसकी होगी। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, वापस आएंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब, और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और अगर PTI जीतती है तो वज़ारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। राजा साहब, आप इस वक्त वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, बहुत से खदशात सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन पुरअमन नहीं होंगे। आपको भी लगता है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पुरअमन होंगे और शफाफियत होगी? मेरा अपनी जो ज़ाती राय है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है बिल्कुल पुरअमन होंगे।
उसमें कोई देखें अभी तक जो कैंपेन हुई है इसमें एक दो इंसिडेंट्स के अलावा कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ कि जिससे कोई किसी की हलाकत हुई या कुछ हुआ हो। वो अलग बात है। फिर अगर कोई पार्टी, किसी की भी कोई पार्टी, वो किसी पुलिस स्टेशन पर अगर कोई वोटों के हवाले से उसके अंदर प्रोसेस में अगर कोई रखनअंदाजी करे फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, ज़रूर होता है, वो तो होता है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना ये है कि इलेक्शन जो है ना वो पूरा मनूंगी। राय साहब, आपके मुखालफिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर फायरिंग की गई, खासतौर पर PTI कहती है कि हमारे रैली के ऊपर फायरिंग की गई, पीपल्स पार्टी के लोग नामजद हमने किए लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। और वो कहते हैं कि पुलिस चूँकि आपके मातहत है, आपकी बात मानती है, इसलिए जितनी भी FIR हुई हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। असल में PTI द्रोहगोई में जो है ना, ये जो इनके बॉस है ना इमरान खान साहब, ये इन्होंने इनसे सीखा हुआ कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझने लग जाए। ठीक, ये कल रात को इन्होंने लीपा में PTI वालों ने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मारा, उनसे झगड़ा किया, मुझे प्रोवोक करते रहे ये कि जी मैं कोई एक्शन लूँ, मतलब मेरी मीटिंग है उसको डिस्टर्ब करना, आगे से गुजरना, नारेबाजी करनी। और वो पीपल्स पार्टी में और PTI में दो जगह झगड़े हुए, नून लीग के साथ नहीं हुआ। वो एक ही जगह हुआ था जब वो जो है ना अपने ईदी अमीन ही कहता उनको, मैं अली अमीन तो नहीं कहता, ईदी अमीन कहता, वो तशरीफ लाए थे वज़ीर अमूर कश्मीर। वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते फॉल लैंग्वेज, उससे वो फिर झगड़ा होना ही होना होता है ना जी। लेकिन ये है कि PTI वाले झूठ बोलते हैं और इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है वाज़ेह। अब ये इल्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने सुना है कि ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर हुकूमत कोई ख़राबी करना चाहती है। बात यह है कि आप अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन करें, ठीक है, उससे पूछें जो कुछ उन्होंने मांगा, जो उन्होंने कहा, मैंने वैसे थे प्राइम मिनिस्टर, कोई पता कर लें किसी फाइल पर एतराज़ किया, जो उन्होंने कहा उनको हमने दिया। और वो जो मीटिंग्स होती थी पोलिटिकल पार्टी की, मैं किसी और को भी भेज सकता था। मैं खुद एज ए प्राइम मिनिस्टर भी बैठा रहा, पार्टी का सदर भी हूँ, ताकि मैं अपने दोस्तों को मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। मैंने कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर ये जो है PTI बात करते हैं। अब इनको आदत है झूठ बोलने की, इसका इलाज कोई नहीं, क्योंकि उनका जो बॉस है वो खुद बहुत बड़ा झूठा द्रोहगोई में, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन राय साहब, आपके पार्टी के बाज़ कायदीन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन चुराया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चुराया जाएगा। आपको लगता है कि कोई धांधली के इम्कानात हैं, ये कोई धांधली हो रही है या जिस पे आपको भी एतराज़ात हों? देखिए जी, बात ये होती है, एक होती है प्री पोल रिगिंग। तो इन्होंने ये किया कि हमारे जो सिटिंग दो मिनिस्टर से उनको भगा के ले गई है, यानी जो इन्होंने GB में जैसा किया था, जब 2016 का था, हमने किसी उसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनका कोई मेंबर हमने तोड़कर अपने साथ नहीं मिलाया, कोई उनका सिटिंग मिनिस्टर हमारे साथ आकर नहीं शामिल हुआ, हमने नहीं ये बात की। तो ये इन्होंने ये किया। हमारा एक मेंबर, एक उन्होंने मौलवी साहब हैं जिन्होंने 15 मिनट तकरीर की उसके अलफ के ऊपर, तो उसके बाद वो खुद चले गए। तो 3 ये हमारे जो है ना ये ले गए, 2 सिटिंग मिनिस्टर और एक वो। तो बात यह है कि झूठ भी ये बोलते हैं। मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इमरान खान से बड़ा द्रोहगो है ही कोई नहीं, आज तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। ये गोबल्स का जो है जानशीन है कि इतना झूठ बोले कि लोग उसको सच समझने लग जाए। तो ये इनको आदत है ये बात करने की। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ लें, क्या कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने मांगी है उसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इनकार किया, न किया उनको। यानी हमने परसों जो मीटिंग हुई थी पोलिटिकल पार्टीज़ की, हमने कहा जी कि फ़ौज को आउटर क्वार्टर में लगाएं, अंदर नहीं। अंदर यह है कि अगर कोई ख़राबी होती है तो फ़ौज के माथे लग जाता है वो, तो आउटर क्वार्टर में लगाए। और मैंने उसकी मंजूरी दी। हर काम मेरी मंजूरी से होता है। पैरामिलिट्री फोर्स लगेंगी मैं मंजूरी दूंगा, फ़ौज लगेगी तो मैं मंजूरी दूंगा। हमने कब इसमें रुकावट डाली है? हमने खुद मुतालबा किया कि अगर फ़ौज को लाओ आउटर क्वार्टर में, अंदर नहीं, ये उसके पोलिंग बूथ के अंदर नहीं, बाहर आप ज़रूर रखें। तो हमने ये कहा, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है ये? राय साहब, इस वक्त पार्टी की पोजीशन क्या है? कैंपेन खत्म हो चुकी है, PTI कह रही है कि वो बिल्कुल वाज़े विक्ट्री है PTI की, पीपल्स पार्टी दावेदार है कि वो नशिस्तें जीत जाएगी, हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन क्या है? बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि आपके पास बहुत से हलकों में उम्मीदवार ही नहीं है, जो उम्मीदवार थे उन्होंने कैंपेन नहीं की। कौन कहता है हमारे पास उम्मीदवार नहीं? ज़रा बाकी पोलिटिकल पार्टीज के मंगा लें अपने ये कैंडिडेट के, PTI के पास अपने उम्मीदवार नहीं है। यानी इस झूठ बोलते हैं। मतलब है ये हमने एक जगह खाली रखी है, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की KPK में हम हिमायत कर रहे हैं। बाकी जितनी भी है ना ये सारी उस पर हमारे अपने उम्मीदवार हैं। ये गलत बयानी से काम नहीं, झूठ बोलते हैं ये। आप लिस्ट मंगा लें ना इलेक्शन कमीशन से, अभी मंगा लें कि जी PMLN के कितने मेंबर हैं, इसके PTI के कितने मेंबर हैं। मैंने आपसे कहा ना कि झूठ बोलने की आदत है ये। अब मैं बाज़ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं करना चाहता। यानी ये इन्होंने मतलब बाज़ बातें अब इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद करूँगा मैं। बाज़ उस पर ये जो आपने हमें
प्रिंट मीडिया पर बड़ा मुझे दुख और अफसोस भी है, जिस तरह उन्होंने ब्लैकआउट किया फर्दर वो जो मॉनिटरी इश्यूज थे उनके। तो बात ये इस तरह की खबरें लगाते रहते हैं लोग, तो हमारे पूरे उम्मीदवार हैं जी, इनके अपने नहीं है, ये मांगे तांगे इनके ही है, ये इनके पास मतलब उम्मीदवार नहीं उनको दस्तियाब है। फिर उन्होंने ये किया कि वो लोटे इकट्ठे किए दो, उनको इन्होंने खड़ा किया। तो ये झूठ बोलते हैं ये अपने, ये इसको मैंने आपसे कहा ना कि इनको झूठ बोलना इनकी गुट्टी में पड़ा हुआ है, क्योंकि लीडर सबसे बड़ा झूठा है। शेयर करेंगे मेरी बात बराह रास्त के, नहीं पता नहीं लाइव मलिक साहब। राय साहब, मुस्लिम लीग नवाज जीतने की पोजीशन में है, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बना क्यों नहीं है सकेगी? जी, बिल्कुल जीतेंगे, हुकूमत हम बनाएंगे। हमने काम किया 5 साल, मियां नवाज शरीफ का अल्लाह भला करे, उससे हमारे डेवलपमेंट के बजट बढ़ाए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये कौंसल जैसे एक साम्राज्य इदारे से आज़ाद कश्मीर के लोगों की जान छुड़ाई। 45 साल के बाद हमने अपने हकूक वापस लिए, टैक्सेस का निज़ाम हमारे पास वापस दोबारा आया, हमने मालियाती खुद मुख्तारी हासिल की, हमने फॉल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, हमने NTS का यहाँ पर जो है वो निफाज किया, लोगों को उनके हक दिए, रोड स्ट्रक्चर बनाया, इसमें गवर्नेंस को ठीक किया, हेल्थ में काम किया, एजुकेशन काम किया। तो क्यों नहीं, लोग अंधे तो नहीं है, होते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये रिवाज है। इसलिए कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं गया था वहाँ कमलपुर, तो वहाँ नमाज में पढ़ रहा था जुम्मे की, तो एक हदीस थी ऊपर रसूलुल्लाह की कि मैं गुरबत की जिल्लत से पनाह मांगता हूँ अल्लाह की। तो बाज़ जगह अब ये पैसे आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पकड़े गए ये लोग, इनके पकड़े गए, देवर रेड हैंडेड जो है वो काट किया उनको कि ये तकसीम कर रहे थे, पैसे तकसीम कर रहे थे। तो बात यह है कि अपना ये इनके पास पैसे आए हुए कहीं से। अब ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये पता करना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में। उस पर खदशात हैं कि ये शायद आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे? देखिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम नहीं है। वरना फिर इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्या है? फिर मैंने करना है वो सारा काम, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्यों बनाऊं? इलेक्शन कमीशन हमें के मसलन मैंने उनसे कहा कि अगर आपने गंडापुर के बारे में कहा कि जी इसको निकाल दो, आपकी बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी तो आपको मुझे कहना चाहिए था, इसलिए कि रूल ऑफ बिजनेस मौजूद है, आज़ाद का आइन मौजूद है। मैं उनको डायरेक्ट करता कि उस आदमी को बाहर निकाल दो आज़ाद कश्मीर से। मुझे जो दुख है, अफसोस है, मुझे अली मीर पर भी कोई नहीं है, सच्ची बात है। वो जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस पर है कि वो बैठा हुआ है, अली मीन उसके साथ है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा उसको निकाल दो। इसका मतलब हुआ कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर के आइन कानून, स्टेट के लोग रहने वाले लोगों की उसकी ये इज्जत है, उनके पास ये इज्जत है। वो मजाक कर रहा है तकरीर में, वो टंट कर रहा है, वो दांत खिलखिलाकर दांत कर रहे हैं इमरान खान साहब। ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये मेरा मुकदमा लड़ेगा कश्मीर का, ये मेरा सफ़ीर है। ये मुझे बड़ा अफसोस है वल्लाह, ये किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक इस तरह नहीं किया। कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया इस तरह। और फिर जो इस तरह से मजाक उड़ाया, इलेक्शन कमीशन है उसने ऑर्डर जारी किए कि ये इस शख्स को ना आने दिया जाए, और ये उसको साथ लाता है, हेलीकॉप्टर पर बैठाता है, उससे तकरीरें भी करवाता है, जानबूझकर इमरान खान ने डिफाई किया। वरना अली मीन की क्या जरूरत है जी, कौन है वो कि वो इलेक्शन कमीशन के उसको डिफाई करे, वो उसके ऑर्डर्स को करे। ये प्राइम मिनिस्टर ने करवाया पाकिस्तान की। ये होती है धांधली, और क्या है धांधली? ये है रिगिंग, ये है धांधली जो इमरान खान ने की है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। जिस तरह जलसे किसको दिया? हिंदुस्तान को। साहब, जिस तरह जलसे हुए आज़ाद कश्मीर में और सियासी लीडरशिप ने एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की है, बयानबाजी की गई, और एक ऐसा माहौल बना कि वहाँ सारी पाकिस्तान की सियासत आज़ाद कश्मीर में डिस्कस की गई है। क्या आप समझते हैं कि कोई अच्छा ट्रेंड है आज़ाद कश्मीर के लिए? मैं अर्ज़ करूँ, बात यह है कि मसलन मैं पहली तकरीर में करता था, मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल को वो मुस्तकिल करना चाहते हैं। ये कोई गाली निकालनी तो नहीं है, कि मेरा बयान ही है ये, उसको वो डिनाई करे इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, बजाय इसके कि मरीम नवाज शरीफ का कहें कि जी इसने ये पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी कराई, 8 करोड़ रुपया लगाया, ये डाकू रानी है। मुझे शर्म आती है अल्फाज कहते हुए। हमने तो इमरान खान साहब के बारे में कोई बात नहीं की, हमने उसकी दूसरी आलिया ने जो उनके बारे में लिखा वो तो हमने कोई बात नहीं की उनके हवाले से। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, सियासी बयानिया होता है, हमने ये बिल्कुल मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जब आप ट्रंप की पॉलिसी मानते हैं तो वो हिंदुस्तान के हक में जाएगी ना, और किसके? पाकिस्तान के हक में जाएगी, कश्मीर के हक में जाएगी। आपको याद है जब क्लिंटन आया था 2 घंटे के लिए पाकिस्तान, इंडिया से आया था, उसने कहा था बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन। ये तो अमेरिका का और ख़ासतौर डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो प्रो इंडिया पार्टी है ये। वो ट्रंप फिर था, वो इंडिपेंडेंटली भी कोई इकदाम उठा लेता था।
तो ये है कि ये हमारा बयानिया है ना, इसमें कोई मुझे कोई मतलब क्या मैंने किसको गाली निकाली है मैंने। और मरीम साहबा ने भी यही कहा, उन्होंने किसी के बारे में, इमरान खान साहब की ज़ात के बारे में कोई बात नहीं किसी ने, हमें क्या ज़रूरत है वो। मुझे अफसोस इसका है कि वो मेरा भी वज़ीर आज़म है, वो PTI का नहीं, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो मेरा भी वज़ीर आज़म है, मेरे लिए भी उतना ही काबिल एहतराम है। लेकिन अफसोस ये है कि जब उसका दफ्तर इस्तेमाल हुआ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, उसका मतलब है ये उसका ऑफिस इस्तेमाल हो, प्राइवेट हाउस इस्तेमाल हो, तो फिर मुझे भी तो मतलब मैंने ये तो नहीं, मैं ईसाई तो नहीं कि मुझे यहाँ कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरे गाल अपने आगे कर दूंगा। तो इतनी बात हुई, हमने उसके खिलाफ सियासी मतलब बात की है, न उनको बुरा भला कहा, न को गालियाँ निकाली, न किसी ने उनको अब्यूज़ किया है इमरान खान साहब। सर जो रेफरेंडम की बात की है इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि आज़ाद कश्मीर में वो रेफरेंडम करवाएंगे, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी किस आदमी की आप बात करते हैं जो कहता है जर्मनी और जापान ने आपस में जंग लड़ी है, मतलब किस की बात करते हैं आप? उसको पता है, आपने ज़्यादा पढ़े 257 जो पाकिस्तान के आइन में लिखा है, ये 62 में भी था, ये 56 के आइन में भी था। उसमें ये लिखा है कि अगर कश्मीर को जब ये कल हक मिल जाएगा, अगर वो पाकिस्तान के हक में देते हैं तो जो फ्यूचर रिलेशन है वो कश्मीर अवाम की एस्पिरेशन के मुताबिक होंगे। ये कहता है पहले वो इलाक़ करेंगे, उसके बाद फिर मैं रेफरेंडम कराऊंगा। और तुम किधर से कल कराएगा रेफरेंडम? हिंदुस्तान कल छोड़ देगा कश्मीर? तूने क्या 50 साल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहेगा? ये किस किस्म का आदमी है? ये किस किस्म का आदमी आपने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया हुआ भाई मलिक साहब? क्या हो गया आप लोगों को? ये कल मोदी छोड़ देगा, फिर इस वक्त पूछे कि तुम्हारे नज़दीक इंडिपेंडेंट कश्मीर है क्या? क्या आज़ाद कश्मीर और दो जो ज़िले हैं इसके पुराने बारामूला और अनंतनाग, उसको बताएं कि 84,000 बराबर मील को इंडिपेंडेंट करना चाहते हो या वो इस पार्ट ऑफ कश्मीर? इसको पूछे तो सही ना, पूछे नहीं, इसे आप लोग पूछते ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इसको पता कुछ नहीं है। ये राय साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है पूरे हलकों की, उसकी बिना पे कितनी सीटें जीतने की पोजीशन में PMLN? मैं अर्ज करूँ, मैं पहली जरा बात का जवाब दे लूँ। इसका काम यह है कि मुल्क के अंदर राय अम्मा को तकसीम करें आप, जिस तरह से पाकिस्तान में किया एहसाब के नाम पर कौम को तकसीम कर दिया से। और यहाँ का कन्फ्यूजन फैला रहा है, कभी कहता है इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, कभी कहता है ये करूंगा, कभी कहता है रेफरेंडम। और रेफरेंडम का प्लेबिसिट है भाई, प्लेबिसिट और रेफरेंडम में फ़र्क है। कश्मीर को प्लेबिसिट के तहत अपना फैसला करना है कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना। बाज़ लोग ये भी कहते हैं इंडिपेंडेंट मतलब ये रहना चाहते हैं। तो आपने कहा सीटों का, मैं वो कोई पंडित नहीं हूँ, मैं प्रोडिक्शन करूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अक्सरियती पार्टी नून लीग होगी और हुकूमत हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर, अपनी कारकर्दगी बनवाएंगे जो पब्लिक हमें सपोर्ट किया है। आप अगर देख लें, हमने जो कैंपेन की कंस्टिट्यूंसी वाइज की, यानी ये नहीं किया कि एक डिस्ट्रिक्ट में इससे इमरान खान साहब ने जो 7 अरकान असम्बली जो इसने नामजद किए हैं उसके लिए इसने जलसा कराया, बाग जो फ्लेयर हुआ, पीपल्स पार्टी ने भी 5-6 का करवाया इधर। तो बात यह है कि हमने एक कंस्टिट्यूंसी में जलसा करवाया अपना किया, और हमने जो है ना वो 4 क्राउड्स होते थे और सारी बात बताई है लोगों को कि भाई ये इलेक्शन अहम क्यों है, इसका स्टेटस। मेरी सिर्फ बात सुन लें नसरुल्लाह साहब, ये रियासत रहेगी तो सियासत होगी, ये बुनियादी मेरा जो है ना स्टांस हुई है कि पहले रियासत और फिर सियासत। ये हिसाब जो है इसको पता ही कुछ नहीं है, किसके मत्थे लग गए हम अल्लाह पाक जाने। मतलब मैं परेशान हूँ सच्ची बात, ये मुल्क किसके हवाले चला गया है ये। अब ये उसको आदत है ये इस तरह की करने की, इसने क्रिकेट टीम के अंदर बगावतें करवाई, पता नहीं क्या कुछ किया। हुकूमत चलाने में कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में बड़ा माहिर है ये आपको मैं बता दूँ। राय साहब अगर फाइनल आपसे मैं पूछूं कि आप 4 साल आपकी हुकूमत रही, कौन से ऐसी बड़े मनसूबे थे या बड़ी चीज़ थी जिसकी बिना पे आप कहते हैं कि आप इस इलेक्शन में जीत पाएंगे, आवाम के सामने जो आपने रखे हों कि ये मैंने बड़ा काम किया, सबसे बड़ा काम किया? बात यह है, मैंने खत्म नबूवत का कानून पास किया, मैंने 30th अमेंडमेंट की, मैंने मालियाती खुद मुख्तारी हासिल की, मैंने अल्लाह के फजल से वो जो जम्मू कश्मीर कौंसिल जैसा एक साम्राज्य इदारा था उसको ख़त्म किया। ये इतना बड़ा काम है आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। 45 साल के बाद लोगों को हक वापस दिलाया था, जो 70 अपना ये 5 में हमसे चला गया था, वो वापस दिलाया। ये बड़े काम है, आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात को समझते हैं। बाकी डेवलपमेंट होती रहती है जी, वो अंग्रेज़ ने भी की थी, सारा कुछ किया, लेकिन इस हुकूमत को और असम्बली को बाख्तियार किया। ये सबसे बड़ा काम है। एक बड़ा काम आपकी तरफ से बेवाओं और यतीमों और ख्वातीन के लिए किया गया राय साहब, जिसपे लोग अप्रिशिएट भी इसको कर रहे हैं। ठीक है ना, मसला हमने बेवा, यतीम, मुतलका ख्वातीन, इनके लिए काम किया कि इनको मावार जो है वो मिलेंगे, इनको पैसे मिलेंगे। जो लोग शहीद हो जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उनको 3,000 रुपये मंथली देते हैं, मतलब उनको वजीफा देते हैं।
उसके बाद ये किया कि जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची है, बच्चे के साथ जो जिनसी दस्तराजी करेगा उसको साए मौत रखी हुई है। किसी की ज़मीन पर जो नाजायज़ कब्जा करे, सिर्फ अदालती फैसला नहीं कि वो उसने ख़त्म किया, उसको जेल में भी डालना है। हमने जो ये अहसाब है जिससे बेड़ा गर्क किया मुल्क का, उसमें हमने बेहतरी लाई है। वो नया हमने अपना आज़ाद कश्मीर का अपना वो हमने किया है। जजेस की तादाद बढ़ाई है, फैमिली कोर्ट्स बनाए हैं, बेशुमार काम किए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन कायम किया है, NTS के तहत लोगों को भर्ती किया है। उसमें फ़र्क नहीं था ये आपकी पार्टी का नहीं है क्या है, लोगों को बराबर इंसाफ दिया हमने। तो ये बहुत काम है जी, अगर मैं गिनना चाहूँ तो बड़ा टाइम लगता है इसमें। बहुत शुक्रिया राजा फारूक हैदर साहब। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि उन्होंने बड़े मनसूबे किए, बड़े अहम फैसले किए आज़ाद कश्मीर में, इसलिए आज़ाद कश्मीर की अवाम उन्हें एक बार फिर वोट देंगे और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बनेगी और मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब होगी। इलेक्शन पुरअमन होंगे, तो का इजहार किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कि इलेक्शन पुरअमन होंगे। कोई इतने बड़े वाक़यात नहीं हुए पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। साबुन स्किन को साफ तो करता है मगर उसे पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है सरदार तनवीर इलियास साहब, बाग से वस्ती बाग से हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शंस में। बड़े मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। वजारत उज़्मा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डिप्टी चेयरमैन भी हैं। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम से तमाम हलकों में भी जाकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया। सरदार तनवीर इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा कि पहले कि मैं जाऊं आपके हलके की तरफ या बाकी हलकों की तरफ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जो फायरिंग का वाक़या आप बयान कर रहे हैं और आपके लोग मुतालबा कर रहे हैं कि वो घेराव करेंगे पुलिस का और सरकारी दफातर का, क्या मुलजमान पकड़े नहीं गए? वजह क्या है? किन लोगों को नामजद किया गया है? ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं 4 जिनको FIR में नामजद किया गया है। ताअलवा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारी न होने की सूरत में अभी कोई 15 मिनट पहले दूसरे स्टेशन पे पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमारे 2 कारकुनों पे हमला किया और उनको छुरियों के वार करके शदीद जख्मी किया। लेकिन सरदार साहब, हम ये समझते हैं कि पिछले 10 दिन में पीपल्स पार्टी और PMLN के लोगों ने मिलकर PTI के लोगों पे कोई 22 हमले हो चुके हैं अब तक, जिसमें 2 हमले मुझ पे हुए। एक राजा फारूक हैदर साहब के हल्के में हुआ और एक रात को मेरे अपने हल्के में जो उन्होंने कातलाना हमला किया। तो ये हम ये समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटली राजा फारूक हैदर के कंट्रोल में है और फारूक हैदर पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, चूंकि उनको अपनी हार नजर आ रही है और उस हार के इसके नतीजे में इस इलेक्शन को ये सबूताज करना चाह रहे हैं। हमारा ये ख्याल था कि ये पुरअमन इलेक्शन हो, लेकिन वो कोई भी एनवायरमेंट ऐसी उन्होंने नहीं छोड़ी हुई है। इस वक्त इंतहाई शदीद दबाव और तनाव की कैफियत है। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन इस तरह पुरअमन हो सकेंगे। तो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन नीचे से ऊपर तक मुकम्मल फारूक हैदर के कंट्रोल में और वो किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरदार साहब, ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन पुरअमन नहीं होते तो फिर तो जगह जगह झगड़े होंगे, हालात खराब होंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि बड़े पुरअमन होते हैं। फिर इंतखाबी मुहिम की बात करें, अगरचे सियासी बयानबाजी में तलखी थी लेकिन कोई इतनी बड़ी लड़ाई के वाक़यात नहीं थे। अगर ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है और ख़ासतौर पर जब पोलिंग डे कल है तो फिर इम्कानात तो ज़्यादा हैं कि इलेक्शन डे ख़राब हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। चूंकि हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इक्का दुक्का वाक़यात तो होते थे, लेकिन इस तरह की कैफियत कभी भी नहीं रही। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि राजा फारूक हैदर चूंकि प्राइम मिनिस्टर है और वो कोई भी बात, चूंकि जब 2016 में राजा फारूक हैदर प्राइम मिनिस्टर बन रहा था तो उस वक्त चौधरी मजीद था, वो कंपैरेटिवली जेंटल आदमी था। लेकिन इस वक्त फारूक हैदर ने खुद अपने जैसे जो गैंगस्टर हैं दूसरी पार्टीज के अंदर, उनके साथ ऐसा इत्तेहाद किया है कि वो इलेक्शन को सबूताज करना चाह रहे हैं और उनको PTI की जो जीत है वो किसी सूरत उनको हजम नहीं हो रही। और वो ऐसा एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया जो आज़ाद कश्मीर के कल्चर का कभी भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे रवादारी है, रवायात हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं लोग। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जो है ये हमने पहले कभी जो है ना आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में हमने ये सिचुएशन नहीं देखी। सरदार साहब, अगर बात करें PMLN से, वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और IG जो हैं वो इस वक्त वफाक से डायरेक्शन ले रहे हैं, हमारी मुदाखत ना होने के बराबर है, हमारी बात मानी नहीं जा रही। वो ये गिला शिकवा करते नजर आते हैं। उसमें ये हुआ मलिक साहब के चूंकि चीफ सेक्रेटरी और IG रिसेंटली वहां से आए और इस वक्त चूंकि नीचे अगर आप देखें थानों से लेके डिस्ट्रिक्ट में जितने SPs हैं, DCs हैं, कमिश्नर हैं, DIGs हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो फारूक हैदर ने अपॉइंट किए हैं और ये सारे के सारे इस वक्त फ्रीक बन चुके हैं। हमें ये लग रहा है कि न कोई चीफ सेक्रेटरी की बात सुनने को तैयार है, न IG की बात सुनने को तैयार है। वो हमें बिल्कुल बेबस और कठपुतली नजर आ रहे हैं दोनों।
क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट फारूक अगर इंस्ट्रक्शन हुआ SHO लेवल पे भी डायरेक्ट कॉल करके उनको गाइड कर रहा है कि क्या करना है, तो IG और चीफ सेक्रेटरी तो यहाँ पे कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सरदार साहब, अगर आपके हलके की बात करें बस्ती बाग की, उस समेत बाकी कौन से ऐसे हलके हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो बआसानी से इलेक्शन जीत सकती है? आपके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी होगी, PMLN होगी, कौन होगा? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो यहाँ पे हमारा मुकाबला था वो शायद PMLN का कैंडिडेट जो मुश्ताक मिनास है वो शायद दूसरे नंबर पे होता, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी का भी हो सकता था, मोहम्मद का भी हो सकता था। लेकिन ये है कि जो इसको ये जो गुंडागर्दी की फिजा बना दी गई है, तो वो गुंडागर्दी के नतीजे में बेसिकली इलेक्शन को होना नहीं देना चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई हो कि इलेक्शन सबूता जाए। तो सरदार साहब, अगर आपको बताऊं कि ओवरऑल इस वक्त आजाद कश्मीर में पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हल्के में विन करती हुई नजर आ रही है। PMLN की सीटें 2 से ज्यादा नहीं है, पीपल्स पार्टी की सीटें 3 से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो गुंडागर्दी के जरिए ये इलेक्शन खराब करके वो सीटें गेन करना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन सरदार साहब, जो अदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, पीपल्स पार्टी तकरीबन हर नशिस्त पर उम्मीदवार है और तकरीबन और जो है मुस्लिम लीग नवाज भी, उसके भी 44 के करीब उम्मीदवार हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज के या पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं हैं, लेकिन इन हलकों में उनके उम्मीदवार तो मौजूद हैं। मेरे साहब, उम्मीदवार होने के बावजूद मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जो नशिस्त है जिसमें मेरे चाचा शहीद जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, अभी उनकी एहलिया, वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जो आप कल नतीजा देख लेंगे, 50 वोट नहीं उसके पास होंगे। तो बाद जगहों पे इन्होंने नग तो पूरे किए हैं, लेकिन हकीकत में इनके पास कोई वोट नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है। लेकिन जो इनके पास जिस जगह पे ये को मुकाबला कर सकते हैं, हमें ये लगता है कि 3 सीटें पीपल्स पार्टी की हो सकती है, मैक्सिमम अब 4 का मार्जिन दे सकती है, और PMLN की 2 से ज्यादा सीटें नहीं है सकती। तो इस लिहाज से तो PTI को बड़ी वाज़ेह बढ़तरी होगी सरदार साहब, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। अगर 3 या 2 सीटें उनके पास जाती हैं अपोजिशन के पास, फिर तो PTI को किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इत्तेहाद के लिए, आसानी से हुकूमत बना लेगी। मलिक साहब, देखें जिस तरह रात को मुझ पे कातलाना हमला हुआ, और अभी मेरे 15 मिनट पहले आप इसके प्रोग्राम से पहले मेरे ही हल्के में 2 हमारे कारकुन ने उन पे छुरियों के वार करके शदीद जख्मी हुए। कल हमारा मुजफ्फराबाद का हल्का लाचराट है जहाँ पे हमारे कैंडिडेट है चौधरी रशीद, उनके हल्के में हमारे PTI के मरकजी लीडर हैं आरिफ मुगल और उनका बेटा पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहा, उन पे गोलियों के वार करके वो इस वक्त मौत और जिंदगी की कशमकश में मुजफ्फराबाद CMH में एडमिट है। तो ये आप ये देखें कि पिछले 24 घंटे पे इतने हमले करना, जबकि ये पार्टियां जो हैं ये जिस तरह कर रही हैं, तो ये वो इस बात का प्रूफ है कि उनको इलेक्शन अपने हाथ से बिल्कुल मुकम्मल जाता हुआ नजर आ रहा है, और वो ऐसी हरकतों के ऊपर उतर आए। अगर जो जीतने वाले लोग होते हैं वो कभी भी झगड़ा नहीं करते, फसाद नहीं करते। तो इस वक्त अगर आप टोटल देखें तो पिछले 10 दिन पे हम पे 22 हमले हो चुके हैं, और जो यहाँ से मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन को सिर्फ सबूताज करना चाह रहे हैं। सरदार साहब, कुछ ऐसे हल्के भी हैं जहाँ इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, जहाँ टेंशन की बहुत ज्यादा है कैफियत है। बिल्कुल मलिक साहब, जो इस वक्त फिजा क्रिएट की जा रही है, बेसिकली वो पीपल्स पार्टी और PMLN का जो गठजोड़ हुआ, और वो PMLN और पीपल्स पार्टी का ये जो नास्टी और नोटोरियस किस्म के दिमाग हैं, ये यही चाह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर मतलब मुलतवी किए जाएं और बाद हल्कों के अंदर इलेक्शन, और इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। उसमें कौमी इदारों को भी वो मुतनाज़ा बनाने के चक्कर में, क्योंकि ये अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन से ऐसे सेंसिटिव हल्के हैं सरदार साहब? आप तमाम हल्कों में गए हैं, आप डिप्टी चेयरमैन भी हैं PTI की इस इंतखाबी मुहिम के। कौन से ऐसे हल्के हैं जो मोस्ट सेंसिटिव जिन्हें करार दिया जा सकता है? ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे हमारे हल्के ऐसे हैं कि जिसमें कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी कोई खिंचाव नहीं हुआ, कभी भी कोई तनाजा नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त हमें ये लगता है कि जिस तरह ये मेरे वाला हल्का है, इसके अंदर इनका शदीद रद्द अमल है कि ये हमारे मेरे वाला इलेक्शन में हो सके। इसी तरह हमारी 3-4 सीटें मुजफ्फराबाद में, इसी तरह हमारी 2-3 सीटें पूंछ के अंदर हैं, जिसके अंदर हवेली वाली सीट है, रावलाकोट शहर की सीट है। इसी तरह हमारी जो मंग की सीट है, इसके ऊपर इनका शदीद रद्द अमल है, जिसके ऊपर ये इस तरह इलेक्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि हाईजैक करना चाहते हैं, सबूताज करना चाहते हैं झगड़े के थ्रू। इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी दी जा रही है पोलिंग स्टेशन पर, उससे आप मुतमिन हैं बतौर डिप्टी चेयरमैन PTI इंतखाबी? नहीं, मैं समझता हूँ मलिक साहब, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है इस वक्त तक, चूंकि हमारा ये ख्याल था कि आर्मी और रेंजर्स आके टेक ओवर कर चुके होंगे, चूंकि हमने पहले भी ये गुजारिश की थी कि इन इलाकों के अंदर बगैर फौज के इलेक्शन कराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन अभी तक हमें ये चीज समझ नहीं आई कि प्रॉपरली वो अरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ। जिस तरह मैं अभी आपसे गुजारिश कर रहा था कि जस्ट 15 मिनट पहले सुबह इलेक्शन है,
तो हमारे एक स्टेशन के ऊपर जो फिसाब मतलब क्रिएट कर दी गई है, वो कह रहे हैं कि जी वहाँ किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। जहाँ पे उनको वन साइडेड नजर आ रहा है कि जी लोग एक तरफ हो चुके हैं, वो इलेक्शन नहीं करवाना देना चाह रहे। तो अब सूरत हाल जो है ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त फौज को और रेंजर को आगे बढ़ के सूरत हाल को टेक ओवर करना होगा। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन 100% इस वक्त फारूक अदर के साथ है और वो किसी सूरत इस इलेक्शन को नहीं होने देंगे। लेकिन सरदार साहब, चीफ सेक्रेटरी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो सिक्योरिटी की मेंटेन करने के लिए वो रेंजर्स को या सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब कर सकते हैं? क्या वो अपने इस जो इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? उसमें यह है कि ये चूंकि इसमें हाई लेवल पे ये डिसीजन होते हैं, मतलब यकीनन चीफ सेक्रेटरी का भी कमिश्नर का भी रोल होता है, लेकिन चूंकि फारूक अदर बैठा हुआ है तो वो इसलिए उसने चीजें हाईजैक की हुई है। और मुझे लगता है कि जो चीफ सेक्रेटरी का रोल है वो सेरेमोनियल है, इससे ज्यादा इसको चीफ सेक्रेटरी के पास कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन में रिगिंग के इल्जामात जो लगा रही है PMLN और पीपल्स पार्टी, उस पर क्या कहेंगे आप सरदार साहब? देखिए अगर रिगिंग होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे ना तो कोई सुनवाई है ना सुनने वाला। आप ये देखें कि वफाक के अंदर हमारी गवर्नमेंट और PTI की पोजीशन ये है कि पिछले 10 दिन में 22 हम पे हमले हो चुके हैं और हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और मैं अगर डिप्टी चेयरमैन हूँ और मुझ पे 2 कातलाना हमले हो चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कोई एक भी मुकदमे का या एक FIR का मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ सरदार साहब? देखिए बिल्कुल इस वक्त तक जितनी FIR हुई हैं, FIR सिर्फ कॉपी की हद तक, रिकॉर्ड की हद तक है, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होगा। रात को जो हमला हुआ उसका सारी मीडिया ने कवर किया, फुटेज मौजूद है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे लोगों ने जो कारकुनों ने उनको अल्टीमेटम दिया था उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। लेकिन सरदार साहब, इस सारी टेंशन के बावजूद आप मुतमईन है कि इलेक्शन PTI जीत रही है? मैं मलिक साहब ये समझता हूँ कि अगर लोगों को फ्री एंड फेयर, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा कौमी प्रेस भी इसमें रोल अदा करे, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई तो आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2/3 मेजोरिटी होगी। लेकिन अगर जिस तरह ये इलेक्शन के ऊपर अभी असरअंदाज हो रहे हैं, इस तरह किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन सही हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार तनवीर इलियास हमारे साथ मौजूद है। सरदार तनवीर इलियास साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हमेशा पुरअमन रहे हैं, पुरअमन होते रहे हैं, और इस बार अगर कहीं टेंशन की फ़ज़ा है तो उसको रोकना इस वक्त कानून नाफज करने वालों की, इदारों की जिम्मेदारी भी है। चीफ सेक्रेटरी भी हैं, IG इस वक्त आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर राजा फ़ारूक हैदर भी हैं। सबकी तो जो इस तरफ होनी चाहिए कि पोलिंग डे ख़ास तौर पर पुरअमन और लोग आज़ादाना अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बड़े सेंसिटिव इलेक्शन हैं। आज़ाद कश्मीर से उठने वाली आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। इलेक्शन पर सबका एतमाद भी होना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल ख़राब होती है तो उससे पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के साथ साथ पूरे इमेज को एक नुकसान पहुँच सकता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। अल्लाह करे पुरअमन इंतखाबात हों, जो भी सियासी जमात जीते, हुकूमत बनाए, लेकिन इत्मीनान के साथ पुरअमन तरीके से लोग वोट डालें। ये रियासती इदारों का, पुलिस का, इंतज़ामिया का काम है कि लोगों को ऐसा माहौल फराहम करें कि लोग बगैर किसी खौफ के अपनी राय का इस्तेमाल कर सके। इल्ज़ामात दोनों तरफ से हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, PTI की तरफ से, लेकिन इल्ज़ामात की सदाकत तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि कानून नाफज करने वाले इदारे कार्रवाई करें और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। नताइज क्या होंगे जब पोलिंग मुकम्मल होगी, नतीजा सामने आएगा, और जो भी पार्टी जीते हुकूमत बनाए, लेकिन इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ और पुरअमन तरीके से, क्योंकि किसी भी इंसान की जान सबसे ज़्यादा कीमती हो सकती है, खा उसका किसी भी पार्टी से तल्लुक़ हो। इजाज़त दीजिए, कल इलेक्शन नताइज के बाद क्या सूरत हाल होगी आज़ाद कश्मीर की, उस पर आपके साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।